ये घटना 1987 से 1995 के बीच घटित हुई है। ये कहानी एक ऐसी हिंदुस्तानी लड़की की जो एक आदमी के प्यार में पड़कर उसके साथ अफगानिस्तान चली जाती है। उस समय अफगानिस्तान तालिबानियों के कब्जे में था और वहाँ केवल उनकी ही तानाशाही चलती थी। तो क्या हुआ उस लड़की के साथ, इस कहानी में जानते हैं। इंडिया के कोलकाता शहर में रहने वाली सुष्मिता बनर्जी एक सिंपल सी लड़की थी जिसने मन लगाकर पढ़ाई की और उसके बाद उसकी जॉब मिल गई। वो एक नर्स थी। उसके लिए वो दिन वही नॉर्मल सा दिन था मरीजों के साथ, पर उसे ये पता नहीं था कि आज के बाद उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। जाबाज नाम का आदमी अपने दोस्त के साथ उस हॉस्पिटल में आता है क्योंकि उसका पैर बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था और वो बहुत दर्द में था। वो रहने वाला अफगानिस्तान काबुल का है और इंडिया में काम करता है। सुष्मिता पूछती है कि क्या हुआ। उसका दोस्त बताता है कि इसकी टांग टूट गई है। वो कहती है कि बस इतनी सी बात। जाबाज बहुत डरा हुआ था। वो कहता है कि डॉक्टर से भी बहुत डर लगता है। वो कहती है तुम्हें डॉक्टर से डर लगता है, लेकिन मैं तो नर्स हूँ। उसकी बात सुनकर जाबाज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और इस तरह उसका ट्रीटमेंट होने लगता है। 2 दिन हो चुके थे उसे हॉस्पिटल में और सुष्मिता को ये एहसास हुआ कि जाबाज उसे देखता रहता है और बातों ही बातों में वो एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ दिन बाद जब जाबाज ने शादी के लिए पूछा तो सुष्मिता ने तुरंत ही हाँ कर दिया, लेकिन सुष्मिता के माँ बाप शादी के खिलाफ होते, इसलिए सुष्मिता ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि ये सिर्फ अलग धर्म की बात नहीं थी बल्कि एक अलग देश की भी बात थी। उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और उनकी शादी में सुष्मिता का भाई गोपाल आया था। लेकिन एक बात थी जो उसने अपने भाई को भी नहीं बताई थी कि वो जाबाज के साथ अफगानिस्तान जा रही है। वो जाबाज के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए उसके साथ चल पड़ी। अफगानिस्तान के नज़ारे देखकर वो हैरान थी। चारों तरफ पहाड़, रेगिस्तान और इतना नीला आसमान उसने पहले कभी नहीं देखा था। जाबाज का घर काबुल से 260 किलोमीटर दूर पाकटिका जिले के नाराना गांव में था। उसका गांव छोटा और बहुत प्यारा था। दोनों बहुत खुश थे। जाबाज ने सुष्मिता के बारे में अपने घर वालों को पहले ही खबर कर दी थी। उसके घर की औरतें गीत गाकर और अपने रस्मों रिवाजों के साथ सुष्मिता का स्वागत करते हैं। तभी पीछे खड़ा एक आदमी हवा में बंदूक चला देता है और सुष्मिता इस आवाज़ से डर जाती है क्योंकि उसने पहली बार इतने नज़दीक से बंदूक की आवाज़ सुनी थी। जाबाज उसे और फायर करने से रोक देता है। फिर वो घर के अंदर जाते हैं। जाबाज का परिवार बहुत बड़ा था। सुष्मिता ये सब देखकर बहुत हैरान थी क्योंकि उसका परिवार बहुत छोटा था। पहले तो उसे लगा कि ये सब पड़ोसी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सभी उनके परिवार वाले थे जो एक ही घर में रहते थे। उसके लिए उनके नाम याद रखने भी मुश्किल थे। ये है जाबाज के त्रणे चाचा और ये है बुलगुटी। ये असलम, जाबाज का छोटा भाई। असलम की 2 बीवियाँ हैं, पहली बीवी सादगी और दूसरी नोगरा। सुष्मिता इन दोनों को देखकर सोचती कि शुक्र है मैं जाबाज की पहली और आखिरी बीवी हूँ। सुबह सुष्मिता किसी के ज़ोर ज़ोर से खांसने की आवाज़ सुनती और भागती हुई ये पता करने के लिए जाती है कि कौन खांस रहा है। वो वहाँ जाकर देखती है एक हकीम कमरे के अंदर नोगरा के पास बहुत ज़्यादा धुआं कर रहा था और नोगरा ज़ोर ज़ोर से खांस रही थी। सुष्मिता पास ही खड़ी सादगी से कहती है कि इससे उसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। इन्हें कहिए कि ये धुआं बंद करे। क्या पता नोगरा को दमा हो या चेस्ट इन्फेक्शन हो। सादगी उसकी बात का जवाब देती है कि यहाँ ऐसी बीमारी नहीं होती है। ये हकीम साहब हैं, इन्हें इल्म है, ये नोगरा को बिल्कुल ठीक कर देंगे। इस अंधविश्वास के कारण कुछ ही देर में उस धुएं से नोगरा का दम घुटने लगता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते हैं और देखते ही देखते नोगरा की मौत हो जाती है। लेकिन सब उनको इस हादसे का जरा सा भी अफसोस नहीं था। सुष्मिता एक नर्स थी। उसे समझ में ही नहीं आया कि किसी एक इंसान की जान मिनटों में ले ली गई और इन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ा। जाबाज उसके पास में आकर कहता है कि ये एक हादसा था। हकीम साहब सच में एक बहुत बड़े काबिल इंसान हैं। तुम खामोखा इतनी ज़्यादा खौफज़दा हो रही हो। अब मौत तो अस्पताल में भी होती। वो कहती है जब तुम्हारी टांग कलकत्ता में टूट गई थी तो वो भी ये हकीम साहब ठीक कर सकते थे अपने धुएं से। वो कहती है जब कल तुम पाकिस्तान जाना तो वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेते आना। मैं घर वालों की छोटी मोटी तकलीफ़ें तो दूर कर ही सकती हूँ। जाबाज कहता है ठीक है, ले आऊँगा। उसे लगता था कि यहाँ हॉस्पिटल न होना बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन सुष्मिता की ज़िंदगी में इससे भी बड़ी मुसीबत आने वाली थी। कुछ दिन बीतने के बाद अब जाबाज पाकिस्तान से वापस आने वाला था। अब सुष्मिता उसका इंतज़ार कर रही थी।
लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका इंतजार कोई और भी कर रहा है। जाबाज ने सुस्मिता को दवाइयों का बैग पकड़ाया और अंदर चला गया। वो त्रणय चाचा को दवाइयाँ देती है कि चाची ने मुझे पेट के दर्द के बारे में बताया था, ये दवाई आप उन्हें दे दीजिएगा। वो दवाइयाँ लेकर ऊपर आई तो उसने देखा कि गुलगुटी उसके कमरे से बाहर निकली और उसके पीछे जाबाज था। वो अपनी बेटी के पास जाकर कहता है कि देखो तुम्हारे लिए अब्बू क्या लेकर आए। ये बात पास ही में खड़ी सुस्मिता सुन लेती है। ये बात सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शिरीन गुलगुटी और जाबाज की बेटी थी। वो जाबाज से कहती है कि तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, अपने माँ बाबा को भी कुछ नहीं बताया। वो कहती है मैंने भरोसा किया था तुम पर, और गुस्से में जाबाज को धक्के मारने लग जाती। पास ही में खड़ा असलम कहता है कि भाईजान इनसे कहिए आवाज़ नीची कर ले, पहले से शादीशुदा है तो क्या हुआ, ये यहाँ के रिवाज हैं, और बाहर से तो ये आई हैं। सुस्मिता वहाँ से गुस्से में चली जाती है। रात को जाबाज जब उसके पास आता है तो वो कहता है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए पाक है। गलती ये की है कि मैंने तुम्हें गुलगुटी के बारे में नहीं बताया। मैं जानता था कि जिस दिन तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, इसलिए मैंने गुलगुटी और सारे घरवालों से कहा था कि तुम्हें ये बात पता ना लगने दे। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना। सुस्मिता रो रही थी और वो कुछ भी नहीं कहती है। जाबाज वहाँ से चला जाता। अगली सुबह सुस्मिता के पास त्रणय चाचा की पत्नी आती। वो उसे दवाइयों के लिए शुक्रिया अदा करती है क्योंकि वो दवा काम कर गई थी, और वो उसे साहिब कमाल कहकर बुला रही थी। उसने कलकत्ता वापस जाने का मन बना लिया था, लेकिन जब उस औरत को उसने शुक्रिया अदा करते हुए देखा तो उसे लगा कि वो शायद इसलिए ही अफगानिस्तान आई है। उसने सोच लिया कि वो यहीं रहकर एक डिस्पेंसरी खोलेगी, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं था और ना ही कोई डॉक्टर था। वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं, लेकिन यहाँ गांव के लोगों से बीमारियों के बारे में वो सबसे ज़्यादा जानती थी। वो सोचती है यहाँ कितने लोगों की जान हकीमों के गलत इलाज से चली जाती, मैं क्यों न इन लोगों की जान बचाऊं, और वो यहीं रह जाती है। पाकिस्तान और काबुल से अक्सर लोग आया जाया करते थे। वो सब उसके लिए दवाइयाँ लाने के लिए तैयार थे। अब वो डिस्पेंसरी की तैयारी में लगी हुई थी। तभी वहाँ पर जाबाज आता है। वो उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर करती है। फिर जाबाज अचानक वहाँ से चला जाता है। 6 दिन बीत गए थे, लेकिन जाबाज घर वापस नहीं आया था। सुस्मिता गुलगुटी के पास भी जाती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है जाबाज के बारे में पूछने की। फिर एक दिन त्रणय चाचा असलम को बताता है कि जाबाज कलकत्ता खैरियत से पहुँच गया है, और त्रणय चाचा सुस्मिता को एक टेप देता है कि ये जाबाज ने तुम्हारे लिए भेजी है। उस टेप रिकॉर्डर में उसने कहा था कि मुझे अचानक कलकत्ता आना पड़ा क्योंकि अब्दुल चाचा की तबीयत खराब हो गई थी और यहाँ का काम देखने वाला कोई नहीं था। कहता है घर में इतने सारे लोग हैं, घर में किसी न किसी को तो कमाने जाना पड़ेगा। यदि मैं तुम्हें ये बात बताता तो तुम शायद निकाह ही तोड़ देते, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। खुदा करे अब्दुल चाचा जल्दी ठीक हो जाए तो मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। सुस्मिता यह सोचती है कि जाबाज मुझे बिन बताए मेरे देश मेरे घर चले गए। मैं अपने घर वालों को कोई चिट्ठी लिख देती, कुछ मेवा रख देती, या फिर साथ जाकर कुछ दिन घर हो आती। उसे जाबाज से दोबारा धोखा मिल चुका था। इस अजनबी देश में अब उसका कोई नहीं था। वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। उसे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है, लेकिन आने वाला दौर इससे भी ज़्यादा खौफनाक भरा हुआ था। अफगानिस्तान अपने सबसे बुरे वक्त से गुजरने वाला था। कुछ लोग पेड़ की छाँव में बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं। उस अखबार में लिखा हुआ था कि तालिबानी अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। तभी असलम और एक तालिबानी सुस्मिता की डिस्पेंसरी के सामने आते। उन्हें देखते ही वो सारी औरतें जो अपना इलाज कराने आई वहाँ से भाग जाती हैं, और वे अंदर जाकर सुस्मिता की डिस्पेंसरी का सारा सामान तहस नहस कर देते हैं और सुस्मिता को बाल पकड़कर उसे बाहर फेंक देते हैं। और वो लोग ऐलान करते हैं कि तालिबानी ये ऐलान करते हैं कि आज से अफगानिस्तान का हर एक बासिंदा उनके हुक्म की तामील करेगा और मस्जिद में 5 वक्त का नमाज अदा करेगा। दाढ़ी रखना लाजमी है। औरतों को घर से निकलते वक्त पूरा हिजाब ज़रूरी है, और वो घर से बाहर अपने शौहर या महरम के साथ ही निकलेंगी। उन्हें अकेले आने जाने की सख्त मनाही है। औरतों का घर से बाहर काम करना शरिया में मना है। मौसीकी हराम है, फिल्में हराम हैं। इस्लामी शरिया के खिलाफ जाने वालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये सब असलम कह रहा था, क्योंकि असलम भी तालिबानियों के साथ मिल चुका था। इस तरह वो लोग अपने बनाए हुए नियम आम लोगों पर थोप देते। वहाँ बैठा त्रणय चाचा असलम से कहता है कि ये इस्लाम नहीं है। रिवाज बदल देना और औरतों की आज़ादी छीन लेना, इसे इस्लाम नहीं कहते। और फिर उन लोगों में बहस हो जाती है।
अंदर बैठी सुस्मिता गुलगुटी से कहती है कि कभी जाबाज ने भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया और ये लोग धर्म का वास्ता देकर लोगों पर अत्याचार करते हैं। कुछ दिन बाद असलम की पत्नी सादगी एक बेटी को जन्म देती है। उसकी ये 5वीं बेटी थी और ये वक्त वैसे भी लड़कियों के लिए अच्छा नहीं था। असलम को और बेटियां नहीं चाहिए थी, इसीलिए सुस्मिता ने उनकी बेटी को उनसे मांग लिया और उसका नाम टिन्नी रखा। टिन्नी ही उसके जीने का मकसद बन गई थी। 6 सालों के बाद अफगानिस्तान पूरी तरह तालिबानियों की गिरफ्त में आ गया था। अब असलम और उसके घर वाले सुस्मिता को बहुत ज़्यादा तंग करने लग गए थे। वो सब भूल गए थे कि उसका शौहर उन सब के पेट पाल रहा है। वो जब भी जाबाज से इस बारे में बात करती तो वो हमेशा यही कहता था कि मैं जल्द ही आ जाऊंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर एक दिन त्रणय चाचा का बेटा जाबाज की भेजी हुई टेप सुस्मिता को देने के लिए जाने लगता है। तभी तालिबानी उससे टेप छीन लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। उसी वक्त टिन्नी भी बाहर थी। फिर वो तालिबानी कहते हैं कि इस बच्ची का हिजाब कहाँ है। तब असलम टिन्नी को हिजाब पहनाने लगता है, लेकिन सुस्मिता उसे रोकने के लिए जाती है और असलम उसे थप्पड़ मार देता है। अब उसने सोच लिया था कि मैं अफगानिस्तान से वापस अपने देश भाग जाऊंगी। सुस्मिता अपनी पैकिंग कर रही होती, तभी वहाँ गुलगुटी आती है। वो पूछती है कि आप क्या कर रही हैं और कहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं। उसकी यहाँ एक सहेली भी बन चुकी थी, इसलिए वो बताती है कि वो अपनी सहेली के यहाँ जा रही है। वो बताती है कि मैंने बहुत दिन से उसे देखा और टिन्नी भी उसके बच्चों के साथ खेल लेगी। गुलगुटी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, वहाँ से मैं अपनी बहन के यहाँ चली जाऊंगी। सुस्मिता हिचकिचाते हुए हाँ कह देती है। वो दोनों टिन्नी को लेकर सफर में निकल जाती हैं। पहाड़ी इलाका बेहद सुनसान था। गुलगुटी उसे कहती है कि मुझे पता है कि आप यहाँ से भाग रही हैं, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। अब उसे समझ आ चुका था कि एक गुलगुटी ही उसकी अपनी थी। तभी वहाँ सामने से सुस्मिता अपनी जिस सहेली के घर जा रही थी, उसका पति वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि मुझे असलम ने बताया था कि आप मेरे घर पर आ रही हैं, इसीलिए उसने मुझे भेजा है आपको साथ ले जाने के लिए, लेकिन मुझे कुछ काम है, इसलिए आप चले जाइए। मैं आपको घर पर ही मिलूंगा, मैं आपको खुद नहीं पहुंचा पाऊंगा। ये तीनों जैसे तैसे करके यहाँ से निकलकर आगे एक गाड़ी में लिफ्ट ले लेती हैं और वहाँ से चली जाती। लेकिन उसकी सहेली का पति असलम को ये सब बता देता। गुटी से विदा लेकर वो आगे अपने सफ़र में अपनी बेटी टिन्नी के साथ निकल जाती है और फिर वो काबुल पहुँच जाती है। वहाँ उससे उसका पासपोर्ट पूछा जाता है। वो बताती है कि मेरा पासपोर्ट मेरे हस्बैंड अपने साथ इंडिया ले गए। वो आदमी उसे कहता है कि आपके कोई और भी सर्टिफिकेट हैं, जैसे आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, कुछ तो होगा आपके पास। वो कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो आदमी उसे कहता है कि मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि दिल्ली फ़ोन करके मैं आपके ट्रैवलिंग पेपर मंगवा सकता हूँ। आपका नया पासपोर्ट भी बन जाएगा, लेकिन इसमें 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। ये सुस्मिता के लिए बहुत ज़्यादा टाइम था। वो इतना इंतज़ार नहीं कर सकती थी और वो सोचती है यदि मैं इंतज़ार करूँगी तो मैं रहूँगी कहाँ। अब उसके सामने बहुत बड़ी मुश्किल थी। वो जब वहाँ से बाहर निकल कर आती, बाहर वो असलम को अपने सामने पाती है और असलम उसे पकड़कर घर ले आता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। असलम एक आदमी का नाम लेता है जो एक तालिबानी था कि वही अब फैसला करेगा कि इसके साथ में क्या किया जाए। रात को चोरी छुपे गुलगुटी उसके कमरे में आती है। वो कहती है कि आप यहाँ से निकल जाइए, मैं आपकी मदद करूँगी। सुस्मिता रात के अंधेरे में वहाँ से भाग जाती। इतनी घबराहट और अंधेरे में उसे पता ही नहीं चल पा रहा था कि सही रास्ता कौन सा है। वो फिर भी भागती रही, जितना तेज भाग सकती थी वहाँ से भागी। तभी एक गाड़ी उसके पीछे आने लगी। ये कोई भी हो सकता था। एक अकेली लड़की इस अंधेरी रात में कोई सफाई नहीं चलती, लेकिन इतने साल अफगानिस्तान में रह उसे पता था कि क्या कहना है। वो उस आदमी से पूछती है कि आप काफिर हैं या मुसलमान। वो आदमी कहता है मुसलमान। और आप इतनी रात गए कहाँ जा रही हैं। वो कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे पता चला है कि गांव में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, उन्हें ही देखने जा रही हूँ। वो कहता है कि आपका जाना इतनी रात को सही नहीं है। मौलाना रशीद का घर यही मस्जिद के पास, आप आज रात वहीं रुक जाइए और सुबह चले जाना। उसे पता था कि मैं सीधा मौत के मुंह में जा रही हूँ, लेकिन उस वक्त उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। वो मौलाना उसे एक कमरे में भेज देता है। उस वक्त उसकी ज़िंदगी उसके हाथों में नहीं थी। उसे हर पल होशियार रहना था। दूसरे दिन का सूरज वो देख भी पाएगी या नहीं उसे पता नहीं था। सुबह जब उसकी आँख खुलती तो कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है जो उसके बारे में बात कर रहे थे कि बात हद से ज़्यादा बढ़ गई है और अब हमें फैसला लेना पड़ेगा। दरवाजे के बाहर वो लोग उसका सर कलम करने की बात कह रहे थे।
उसका जुर्म कि एक औरत होकर तालिबान के हुक्म को न मानना। सुष्मिता ने सोच लिया था कि यदि मरना ही है तो भागते हुए क्यों न मरूं। वो वहाँ से भाग जाती। वो एक गांव की गलियों में जाकर छुप जाती। तभी उसको ढूंढते हुए त्रणय चाचा आ जाता है। वो सुष्मिता से कहता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, क्योंकि उसके सर कलम करने की बात सारे गांव में फैल चुकी थी। त्रणय चाचा उसकी मदद करने के लिए आता है। वो उसे उसका पासपोर्ट देता है और कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी। वो कहता है फर्जी है लेकिन काम करेंगे। वो कहता है जाओ अपने वतन। सुष्मिता कहती लेकिन टिन्नी का क्या हो। वो कहता है कि अभी तुम जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। यदि खुदा ने चाहा तो टिन्नी तुम्हें वापस मिल जाएगी। वो कहता है काबुल के लिए बस निकलने वाली है, अब तुम यहाँ से जाओ। बस में बैठकर सुष्मिता काबुल पहुँच जाती है। वो असलम और तालिबानियों के डर से काँप रही थी। किसी तरह वो एयरपोर्ट पहुँच जाती। वो ऑफिसर उसका पासपोर्ट मांगता और फिर उससे नकाब हटाने को कहता है। ऑफिसर उससे पूछता है क्या आप अफगानी हैं। वो कहती है हाँ। वो उसका गाँव भी पूछता है। वो बताती कि पाकती का गाँव से है। वो ऑफिसर कहता है कि आपके चेहरे और आपके अल्फाजों से नहीं लगता कि आप एक अफगानी हैं। वो कहती है मैंने इंडिया में काम किया था इसलिए। ऑफिसर पूछता है कि आप इंडिया कब गई थी। वो कहती है बहुत साल हो गए, अब तो याद भी नहीं है। वो फिर से पूछता है कि क्यों जाना चाहती है आप इंडिया, लेकिन इस बार सुष्मिता कोई जवाब नहीं देती। पता नहीं उस एक लम्हे में क्या हुआ और उस ऑफिसर ने उसे जाने दिया। 12 अगस्त 1995 सुष्मिता बनर्जी कलकत्ता अपने घर सही सलामत पहुंच गई। वो 2013 तक इंडिया में रही। इस दौरान उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध काबुलीवालास बेंगोली वाइफ्स थी। जनवरी 2013 में वो फिर से अफगानिस्तान अपने पति जाबाज के साथ गई, लेकिन उसी साल 3 सितंबर को तालिबानियों ने उन्हें मार दिया। और इस तरह ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।